Welcome to my playlist. This is the playlist of clinical decision making and differential diagnosis. This is very important lecture, that is the diagnosis by physiotherapist. हम देखते हैं इसमें what is the physical therapy diagnosis. It is a process centered on the evaluation of multiple levels of movement dysfunctions whose purpose is to inform treatment decisions related to the functional restoration. डायग्नोसिस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि सेंट्रल या लाइन कर रहा होता है ऑन द एवेल्यूएशन ऑफ मल्टीपल लेवल्स ऑफ मूवमेंट डिसफंक्शन, क्योंकि हम मूवमेंट डिसफंक्शन को ट्रीट करते हैं और उसका पर्पस क्या होता है, टू इन्फॉर्म ट्रीटमेंट डिसीजंस, ताकि हम डिसीजंस ले सकें रिलेटेड टू द फंक्शनल रिस्टोरेशंस और उसके जो पर्सन के जो फंक्शंस हैं उनको रीस्टोर कर सकें। तो हमारा डायग्नोसिस करने का ये एम होता है, ये गोल होता है कि हम उनके पेशेंट के फंक्शंस को रीस्टोर कर सकें, पेशेंट अपने एडीएल्स की तरफ, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग की तरफ वापस आ सके। ठीक है। नेक्स्ट, डायग्नोसिस बाय द फिजिकल थेरेपिस्ट। मज़ीद क्या डेफिनेशन हो सकती हैं? The term diagnosis by the physical therapist is language used by the American Physical Therapy Association, जिसको हम एप्टा कहते हैं। It is the policy of the APTA that physical therapist shall establish a diagnosis for each patient. के एप्टा के मुताबिक फिजिकल थेरेपिस्ट भी अपना डायग्नोसिस बना सकते हैं। The diagnosis process रिक्वायर्स, जो डायग्नोसिस का सारा प्रोसेस है उसके अंदर क्या होना चाहिए, एवेल्यूएशन ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द पेशेंट और क्लाइंट एग्जामिनेशन से हम क्या करते हैं, इवेल्यूएशन करते हैं, इंक्लूडिंग द हिस्ट्री। एग्जामिनेशन में वो बता रहे हैं क्या आता है, पेशेंट की हिस्ट्री आती है, सिस्टेमिक रिव्यू आता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट, जो भी टेस्ट वगैरह करवाए, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा, और उस सब डाटा की इंटरप्रिटेशन। ये सारा कुछ जो है वो किस में आता है, डायग्नोस्टिक प्रोसेस में। फिजिकल थेरेपिस्ट यूज डायग्नोस्टिक लेबल्स दैट आइडेंटिफाई द इम्पैक्ट ऑफ ए कंडीशन ऑन फंक्शन, के पेशेंट के फंक्शंस पे क्या जो है वो इम्पैक्ट आ रहा है एट द लेवल ऑफ द सिस्टम, मतलब सिस्टेमिक लेवल पे, स्पेशली द ह्यूमन मूवमेंट सिस्टम एंड द लेवल ऑफ द होल पर्सन पर। ठीक है। द फिजिकल थेरेपिस्ट इज qualified to make diagnosis regarding primary neuromuscular system conditions। ठीक है। तो फिजिकल थेरेपिस्ट जो है वो क्वालिफाइड होता है कि वो न्यूरोमस्कुलोस्केलेटन आप कह लें, इन कंडीशंस की डायग्नोसिस बना सकता है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एलिमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्स ऑफ पेशेंट और क्लाइंट मैनेजमेंट। एलिमेंट्स में कौन कौन से आते हैं, अक्सर पूछा जाता है, एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, इंटरवेंशन एंड देन वी हैव ए आउटकम। एग्जामिनेशन में जैसे कि हमने पहले भी देखा, उसमें हिस्ट्री, सिस्टेमिक रिव्यू, टेस्ट एंड मायर्स हमारे एग्जामिनेशन का पार्ट है, और एग्जामिनेशन की बेस पे हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, जिसमें हम असेसमेंट और जजमेंट ऑफ द डाटा, या आप कह लें इंटरप्रिटेशन, जैसे मैंने आप पहले वर्ड यूज़ किया। ठीक है। देन हम करते हैं डायग्नोसिस, डिटरमाइन विद इन द स्कोप ऑफ प्रैक्टिस। हम देख लेते हैं कि हमारी डोमेन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। हम डायग्नोसिस करते हैं। देन वी हैव ए प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस होता है प्रोजेक्टेड आउटकम। ये मज़ीद हम इन सब को जो है वो आगे देखेंगे कि इनके क्या क्या मीनिंग है। इंटरवेंशन में क्या आता है हमारे पास, इंटरवेंशन जो हम उन्हें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देते हैं, उसमें कोऑर्डिनेशन है, पेशेंट की कम्युनिकेशन अगर डिस्टर्ब है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एन एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्लान फॉर द डायग्नोस्टिक बेस ऑन द प्रीवियस 4 एलिमेंट्स। ठीक है। इन सब की बेस पर इंटरप्रिटेशन होती है। ठीक है। अगर पेशेंट की जो इम्पेयरमेंट है उससे रिलेटेड इंटरवेंशन दी जाती है। पहला, जैसे हमने बताया कि एलिमेंट्स ऑफ द क्लाइंट मैनेजमेंट में हमारे पास आता है एग्जामिनेशन में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ए हिस्ट्री, परफॉर्मिंग ए सिस्टेमिक रिव्यू, सेलेक्टिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग टेस्ट एंड मायर्स टू गैदर डाटा। हमारे फिजियो टेस्ट भी स्पेशल जॉइंट टेस्ट होते हैं, इन सब से डाटा कलेक्ट किया जाता है
पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है, ठीक है। द इनिशियल एग्जामिनेशन इज़ ए कम्प्रीहेंसिव स्क्रीनिंग एंड स्पेसिफिक टेस्ट प्रोसेस दैट लीड टू अ डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन। अगर आपकी एग्जामिनेशन, ये सारे स्टेप्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एग्जामिनेशन अच्छी नहीं है तो अगर एग्जामिनेशन करेक्ट नहीं हुई तो डायग्नोसिस भी करेक्ट नहीं बनेगा। द एग्जामिनेशन प्रोसेस में आल्सो आइडेंटिफाई पॉसिबल प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर कंसल्टेशन। इसी से हम पता चलेगा कि हमने कंसल्ट करना है पेशेंट को और रेफ़र टू दी एन अदर प्रोवाइडर, या पेशेंट को रेफ़र कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप हमारा था एवेल्युएशन। द डायनामिक प्रोसेस, इट इज़ ए डायनामिक प्रोसेस इन विच द फिजिकल थेरापिस्ट मेक क्लिनिकल जजमेंट बेस्ड ऑन द डाटा गैदर्ड। जो हमें डाटा मिला है एग्जामिनेशन के दौरान, उसी बेस पे हम जो है वो क्लिनिकल जजमेंट करते हैं। इसको हम इवेलुएशन कहते हैं। दिस प्रोसेस में आल्सो आइडेंटिफाई पॉसिबल प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर कंसल्टेशन। इससे भी हमें यही पता चलेगा कि हमने इसको कंसल्ट करना है या हमने इसको रेफ़र कर देना है टू एन अदर प्रोवाइडर। Next, we have a diagnosis, both the process and the end result of the evaluating examination data, which the physical therapist organized into defined cluster syndromes or categories to help determine the prognosis. Prognosis में हमारा plan of care भी आता है, ठीक है, and the most appropriate intervention strategies, ठीक है। बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन एंड एवेल्यूएशन हम डायग्नोसिस करते हैं, और डायग्नोसिस के बाद प्रोग्नोसिस हम देते हैं कि ये कब तक जो है ये ठीक हो जाएगी, मीन्स के प्लान ऑफ केयर एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज भी इसी से डिफाइन होती है। नेक्स्ट हमारा एग्जामिनेशन, एवेल्यूएशन, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, इट इज़ द स्टेप 4, इट इंक्लूडिंग द प्लान ऑफ केयर, डिटर्मिनेशन ऑफ द लेवल ऑफ ऑप्टिमल इम्प्रूवमेंट, के ऑप्टिमल इम्प्रूवमेंट जो है वो पेशेंट में आ गई है, दैट कब तक आएगी ये हम बताएंगे। दैट में बी अटेन थ्रू द इंटरवेंशन एंड द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू रीच दैट लेवल। उस ऑप्टिमम इम्प्रूवमेंट में कितना टाइम लगेगा। द प्लान ऑफ केयर स्पेसिफाई द इंटरवेंशंस टू बी यूज। हम उस इंटरवेंशंस को भी स्पेसिफाई कर देंगे जो हमने यूज़ करनी है, एंड देयर टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी, उनकी फ्रीक्वेंसी और टाइमिंग भी जो है वो हम उसको स्पेसिफाई कर लेंगे कि कितनी फ्रीक्वेंसी में देना है और टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। दिस ऑल इंक्लूडेड इन दी प्लान ऑफ केयर। प्लान ऑफ केयर भी हम फिजियोथेरेपिस्ट देते हैं। नेक्स्ट वी हैव ए इंटरवेंशन, purposeful and skilled intervention of the physical therapist with the patient or client, and if appropriate with other individual involved in care of the patient or client, using physical therapy procedure and techniques to produce changing in the condition। intervention क्या होगी, जो हम patient पे जो treatment देंगे that are consistent with diagnosis and prognosis। the physical therapy conduct a re-examination जब भी पेशेंट आता है, जब दोबारा हमारे पास न्यू सेशन में, जब नेक्स्ट सेशन में दोबारा आते हैं तो उनकी री-एग्जामिनेशन करनी होती है टू डिटरमाइन चेंजेस इन दी पेशेंट और क्लाइंट स्टेटस, देखने के लिए कि क्या चेंजिंग हुई है, आज क्या इम्प्रूवमेंट हुई है या इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, एंड टू मोडिफाई और रीडायरेक्ट इंटरवेंशन। तो अगर जो है इम्प्रूवमेंट हुई है तो हम उसके साथ कंटिन्यू करेंगे उस इंटरवेंशन के साथ, और अगर नहीं हुई तो हम उसको मॉडिफाई करेंगे, अपना ट्रीटमेंट प्लान चेंज करेंगे। द डायग्नोसिस, द डिसीजन टू री एग्जामिन मे बी बेस्ड ऑन न्यू क्लिनिकल फाइंडिंग और ऑन लेक ऑफ पेशेंट और क्लाइंट प्रोग्रेस। जैसे कि मैंने कहा कि या तो कुछ नया आपको दिख गया कि कुछ और कोई और प्रॉब्लम है, या जो है वो पेशेंट की प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो हम उस अपने इंटरवेंशन को मॉडिफाई करेंगे, रीडायरेक्ट करेंगे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ री एग्जामिनेशन में आल्सो में आइडेंटिफाई द नीड फॉर कंसल्टेशन। री एग्जामिनेशन जब हम करते रहते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस, जो कि कुछ जो है सिस्टेमिक कंडीशंस ऐसे होती हैं वो पहले न्यूरोमस्कुलर की तरह लग रही होती हैं, जब हम उनको बार बार री एग्जामिन कर रहे होते हैं तो फिर हमें समझ आती है, या फिर हमें कुछ सिस्टेमिक सिम्टम्स पेशेंट्स में नज़र आते हैं, जिसकी वजह से हम देख लेंगे हमने उन्हें रेफ़र करना है या अपनी ही कंसल्टेशन से आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट लास्ट स्टेप वी हैव ए आउटकम। और जब सब हमने एग्जामिनेशन कर ली, एवेल्यूएशन कर ली, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, इंटरवेंशन भी दे दी, तो अब हमारा है आउटकम।
आउटकम क्या होता है? रिजल्ट ऑफ पेशेंट आर क्लाइंट मैनेजमेंट विच include the impact of physical therapy intervention in the following domains: पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? डिजीज डिसऑर्डर और कंडीशन। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है कि फिजियोलॉजिकल जो नॉर्मल चीज़ें हैं उससे एबनॉर्मेलिटी कैसे आई, ठीक है। इम्पेयरमेंट्स हैं, फंक्शनल लिमिटेशंस है, पेशेंट कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहा, डिसेबिलिटीज़ हैं, रिस्क रिडक्शन करना, प्रिवेंशन करना, हेल्थ एंड वेलनेस, पेशेंट को इन सब की तरफ जो है वो करना, ये हमारे सब क्या हैं, ये हमारे आउटकम्स में आते हैं। फिटनेस है, सोशोलॉजिकल रिसोर्सेज पेशेंट देखना, एंड दी लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ दी पेशेंट सेटिस्फैक्शन। ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं? आउटकम में आती हैं। अब नेक्स्ट पहले हमने डायग्नोसिस देखा, एलिमेंट्स देखे पेशेंट और क्लाइंट मैनेजमेंट के। अब हम देख रहे हैं पर्पस ऑफ डायग्नोसिस। हमारा डायग्नोसिस करने का क्या मकसद होता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्क्रीनिंग फॉर रेफरल फॉर द पर्पस इज़ टू डायग्नोसिस। ये स्क्रीनिंग वाला हमने बहुत अच्छे से डिटेल में अपने पिछले लेक्चर्स में देखा है, ठीक है। डायग्नोसिस करने का मकसद ये होता है कि ट्रीट एज स्पेसिफिकली एज पॉसिबल बाय डिटरमाइनिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लान ऑफ केयर, ताकि हम अपना प्लान ऑफ केयर प्रोग्नोसिस मोस्ट अप्रोप्रिएट बना सकें, एंड इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज हम यूज़ कर सकें फॉर ईच पेशेंट और क्लाइंट। हर पेशेंट क्लाइंट के लिए उसकी ट्रीटमेंट उसके डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग ही इंटरवेंशन होता है, ठीक है। रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ ए मेडिकल रेफरल, ये देख सकें कि ये हमारी कंसल्टेशन में आता है या हमने इसको रेफ़र करना है, इसलिए हम डायग्नोसिस करते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ द मोर ब्रॉडली स्टेट द पर्पस ऑफ द ह्यूमन मूवमेंट सिस्टम। डायग्नोसिस इज़ टू गाइड द फिजिकल थेरापिस्ट इन डिटरमाइनिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन स्ट्रेटजी हमारी कौन सी होगी फॉर ईच पेशेंट आर ए क्लाइंट विद द गोल ऑफ डिक्रीज डिसेबिलिटी एंड इंक्रीज फंक्शन, जिससे उसकी डिसेबिलिटी कम हो जाए और उसकी फंक्शंस एडियल्स इम्प्रूव हो जाए, फंक्शन इंक्रीज़ हो जाए, रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव हो जाए, पेन डिक्रीज़ हो जाए। ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं? पर्पस ऑफ डायग्नोसिस में। नेक्स्ट वी हैव ए इम्पेयरमेंट classification or human movement dysfunctions. The diagnostic cluster can be labeled as impairment classification or human movement dysfunction by the physical therapist and can guide efficient and effective management of the patient. हम physical therapist किन किन impairment के जो है वो या ह्यूमन मूवमेंट डिसफंक्शन को डायग्नोज या ट्रीट कर सकते हैं। दैट इज़ द मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस हैं, अगर कोई न्यूरोमस्कुलर कंडीशन है, कार्डियोवैस्कुलर और पल्मोनरी कंडीशंस है, या इंटेग्यूमेंट्री हमारे स्किन से रिलेटेड कोई भी कंडीशंस हैं, ह्यूमन मूवमेंट या फिर इम्पेयरमेंट क्लासिफिकेशन वी कैन डायग्नोज एंड ट्रीट। डायग्नोसिस डायलॉग्स की बात करें तो वर्ल्ड जो है वो डेफिनेशन ऑफ डायग्नोसिस वो क्या है? डायग्नोसिस इज़ बोथ ए प्रोसेस एंड ए डिस्क्रिप्टर। ये एक प्रोसेस है, डायग्नोस्टिक प्रोसेस इंक्लूड इंटीग्रेटिंग एंड एवेल्यूएटिंग द डाटा। जैसे हमने देखा एग्जामिनेशन के बाद क्या होता है? एवेल्यूएशन करना डाटा को ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन obtained during the examination of the purpose of guiding the prognosis, the plan of care and intervention strategies। हम एग्जामिनेशन करते हैं, उसकी बेस पे जो डाटा आता है हम उसको एवेलुएट करते हैं, देन हम उसका डायग्नोसिस बनाते हैं, उसको प्रोग्नोसिस करते हैं उसका, और उसकी इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज़ हर पेशेंट के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। फिजिकल थेरेपिस्ट असाइन डायग्नोस्टिक डिस्क्रिप्टर दैट identify a condition or a syndrome at the level of this system, especially the human movement system, and at the level of the whole, ठीक है। at the level of the whole, at the human movement system हम इनकी बेस पे डायग्नोसिस करते हैं। नेक्स्ट वी हैव ए डायरेक्ट असेस लॉज। हमारे कुछ जो है वो लॉज हैं फिजिकल थेरेपी के कि हम डायरेक्ट असेस कर सकते हैं। डायरेक्ट असेस लॉ ओनली अलो एवोल्यूशन एंड द ट्रीटमेंट फॉर थेरापिस्ट जिन्होंने प्रैक्टिस की हो 3 years से, तो वो डायरेक्ट असेस कर सकते हैं। सम डायरेक्ट असेस लॉ हैव अलो फिजिकल थेरेपिस्ट टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर अप टू 14 days विदाउट फिजिशियन रेफरल के बगैर जो है वो 14 days तक जो है वो सर्विस कर सकते हैं। कुछ लॉज ऐसे भी हैं। अदर स्टेट लिस्ट अप टू 30 days एज दी स्टैंडर्ड। देयर मे बी एडिशनल क्राइटेरिया इन प्लेस सच एज द पेशेंट और क्लाइंट
पेशेंट और क्लाइंट में क्या डिफरेंस होता है ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था, ठीक है। मस्ट हैव बीन रेफर टू द फिजिकल थेरेपिस्ट बाय द फिजिशियन विद इन पास्ट 2 years, or they may have notified the physical patient or client identified primary care practitioner no later than 3 days after intervention begins। तो ये कुछ जो है वो डायरेक्ट असेस लॉज हैं। कुछ कहते हैं कि 3 years की प्रैक्टिस हो, कुछ कहते हैं 14 days तक विदाउट फिजिशियन रेफरल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट लॉज हैं फॉर द फिजिकल थेरेपिस्ट। ऑटोनोमियस प्रैक्टिस क्या होता है? इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज ए इंडिपेंडेंट, कि आप इंडिपेंडेंटली सेल्फ डिटरमाइनिंग प्रोफेशनल जजमेंट एंड एक्शन, कि आप इंडिपेंडेंटली आप जो है वो आफ्टर फिजिकल थेरेपी डिग्री आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑटोनोमस प्रैक्टिस फॉर द फिजिकल थेरेपिस्ट डज नॉट मीन प्रैक्टिस इंडिपेंडेंट of collaborative and collegial information with other healthcare team members, but rather interdependent evidence-based practice that is patient or client-centered care। इसका ये मतलब है कि आप जो है वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पर पेशेंट और क्लाइंट सेंटर्ड केयर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑटोनोमस प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट विच वी हैव ए एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑटोनोमस प्रैक्टिस के क्या एट्रीब्यूट्स हैं? डायरेक्ट एंड अनरिस्ट्रिक्टेड असेस, हमें डायरेक्ट और अनरिस्ट्रिक्टेड असेस है। फिजिकल थेरेपिस्ट हैव द प्रोफेशनल कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू प्रोवाइड ऑल इंडिविजुअल द फिजिकल थेरेपी सर्विस, वो हर किसी को सर्विस दे सकते हैं विदाउट लीगल रेगुलेटरी और पेयर रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, किसी भी रिस्ट्रिक्शन के बगैर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। प्रोफेशनल एबिलिटी टू रेफर टू अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, फिजिकल थेरेपिस्ट के पास है ये जो है वो कैपेसिटी, कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है कि वे दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को रेफर कर दें अपना केस अगर वो उनके स्कोप ऑफ फिजिकल थेरेपी प्रैक्टिस के बियॉन्ड है। फिजिकल प्रोफेशनल एबिलिटी टू रेफर टू अदर प्रोफेशनल्स, उनके पास एबिलिटी है टू रेफर टू अदर प्रोफेशनल फॉर आइडेंटिफाइड आर पेशेंट आर क्लाइंट नीड बियॉन्ड द स्कोप ऑफ फिजिकल थेरेपी सर्विसेज, वो उनको रेफर कर सकते हैं अगर वो उनकी डोमेन में नहीं आता। प्रोफेशनल एबिलिटी टू रेफर फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए भी रेफर कर सकते हैं, उनकी ये एबिलिटी है टू रेफर फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट दैट कुड क्लेरिफाई द पेशेंट कंडीशन, ताकि उनकी कंडीशन क्लियर हो जाए। लैब टेस्ट के लिए दे सकते हैं एंड इन्हेंस द प्रोविजन ऑफ फिजिकल थेरेपी सर्विसेज। गुडमैन स्क्रीनिंग फॉर रेफरल मॉडल, गुडमैन जो है उन्होंने स्क्रीनिंग की थी फॉर द रेफरल मॉडल, वो कौन कौन सी उसमें फैक्टर्स हैं? पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है, पर्सनल एंड द फैमिली हिस्ट्री है, रिस्क फैक्टर असेसमेंट है, तब भी हम जो है वो रेफर कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स आ गए हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस कुछ ऐसी हैं। एसोसिएटेड साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सिस्टेमिक डिजीज़ के जो है वो साइन एंड सिम्टम्स है। रिव्यू ऑफ द सिस्टम्स, ठीक है, अगर ये सब चीज़ें हैं तो हम रेफ़र कर सकते हैं। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री कैसे इसमें आती है, ठीक है, हम ये देखते हैं। मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री टेकिंग इज़ अकम्प्लिश थ्रू द क्लाइंट इंटरव्यू एंड इंक्लूड बोथ फैमिली एंड द पर्सनल हिस्ट्री, इसमें आती है। पेशेंट इंटरव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो हिस्ट्री टेकिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट हेल्प द फिजिकल थेरेपी डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रॉब्लम दैट ही और शी कैन ट्रीट एंड प्रॉब्लम दैट कुड बी रेफर, इससे हमें पता चलता है कि ये प्रॉब्लम हमारे डोमेन में आती है या नहीं आती फॉर द मेडिकल डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन। तो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे हमें पता चलता है कि हमने इसको रेफ़र करना है या नहीं। रिस्क फैक्टर असेसमेंट है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिजीज़ प्रिवेंशन। एजुकेटिंग क्लाइंट अबाउट देयर रिस्क फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सी डिजीज़ से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, अर्ली स्टेजेस से पता चल सकता है। रिस्क फैक्टर में गाइड द थेरापिस्ट इन मेकिंग ए रेफरल सोनर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डज द क्लाइंट हैव द रिस्क फैक्टर फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, कैंसर, वेस्टिबुलर और द बैलेंस प्रॉब्लम अगर कोई है, ओबेसिटी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो कि मोस्टली जो है वो जेनेटिक होती हैं, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री में ट्रैवल करती हैं। तो ये रिस्क फैक्टर एक पेशेंट के लिए जानना बहुत ज़रूरी है और थेरापिस्ट के लिए भी कि हम इसको रेफ़र कर सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट वी हैव एसोसिएटेड साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ए सिस्टेमिक डिजीज़, बहुत से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो कि सिस्टेमिक डिजीज़ को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। साइंस आर ऑब्जर्वेबल फाइंडिंग डिटेक्टेड बाय द थेरापिस्ट इन एन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, जो साइंस होते हैं
वो थेरापिस्ट एक डॉक्टर खुद देखता है, जबकि जो सिम्टम्स होते हैं वो पेशेंट बताता है, ठीक है। जैसे अनयूजुअल स्किन कलर है तो वो हम देखेंगे, थेरापिस्ट देखेगा। क्लबिंग ऑफ द नेल है, नेल एंगल, नेल बेड और एंगल का जो है वो नेल बेड और नेल बेड का जो है वो चेंज हो जाता है। एंगल, स्वेलिंग ऑफ द टर्मिनल फ्लेंजेस, इसमें जो है वो स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। हीमाटोमा है, लोकल कलेक्शन ऑफ द ब्लड है। इफ्यूजन में क्या होता है, फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाती है जॉइंट्स वगैरह में, स्किन अंडर द स्किन, ठीक है। तो ये सारे साइंस हैं जो कि थेरापिस्ट एक डॉक्टर देखता है। साइन कैन बी सीन, हेयर्ड, स्मेल्ड, measured, photographed, shown to someone else and documented in some other way। ये पेशेंट नहीं बताता, साइंस जो हैं वो डॉक्टर ने खुद देखने होते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं, इंडिकेशन ऑफ द डिजीज दैट इज प्रिजर्व बाय द परसीव्ड बाय द पेशेंट बट कैन नॉट बी ऑब्जर्व बाय समवेयर एल्स। अगर किसी को पेशेंट को पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट है, नमनेस है, टिंगलिंग है, ठीक है, तो वो क्रीपिंग सेंसेशन है, वो तो पेशेंट को हो रही है ना, तो वो पेशेंट बताएगा, ठीक है। अगर पेशेंट कह रहा है कि मेरे सर में दर्द है, तो वो थेरापिस्ट तो नहीं देख सकता ना उसके सर में दर्द है, तो वो सिम्टम्स पेशेंट बताता है हमेशा। दे आर डिफ़िकल्ट टू क्वान्टिफाई बट आर मोस्ट ऑफन रिपोर्टेड एज द चीफ कंप्लेन। वही पेशेंट की चीफ कंप्लेन होती है। उसी के साथ ही पेशेंट आता है कि मेरे सर में दर्द है, या फिर मेरे कहीं भी दर्द है, या मुझे हाथ पाँव में सेंसेशंस फील नहीं होती, नमनेस है, टिंगलिंग है, ये सब चीज़ें पेशेंट फील करता है और वही बताता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइन एंड सिम्टम्स। आई थिंक नेक्स्ट कभी कोई मसला नहीं होना चाहिए। एसोसिएटेड साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सिस्टेमिक डिजीज, इसके कौन कौन से साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। फिजिकल थेरापिस्ट इज इनकरेज टू बिकम accustomed to using the word symptoms instead of a pain when interviewing the client. Instead of asking the client how are you today, try asking follow up questions। कौन कौन से हैं, are you better, same or worse today। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछने चाहिए। what can you do today दैट यू कुड नॉट डू yesterday। आज आप कौन सी ऐसी एक्टिविटी कर सकते थे जो आप कल नहीं कर सकते थे। ये पूछने का मकसद ये है कि आज क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई हैं पेशेंट में। आर देयर एनी सिम्टम्स ऑफ एनी काइंड एल्सवेयर एनीवेयर एल्स इन योर बॉडी दैट वी हैव नॉट टॉक अबाउट, ताकि कुछ और जो है वो फाइंडिंग्स मिल जाए। इसके अल्टरनेटिव में हम ये भी पूछ सकते हैं, आर देयर एनी सिम्टम्स और प्रॉब्लम एनीवेयर एल्स इन योर बॉडी दैट मे नॉट बी रिपोर्टेड टू योर करंट प्रॉब्लम। आप करंट प्रॉब्लम से जो है वो डायरेक्टली लिंक ना कर रही हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम भी है, या कहीं इस तरह पेन है, या आज आप कैसा फील कर रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पेशेंट और एक लाइन में नॉट सी ए कनेक्शन बिटवीन शोल्डर पेन एंड द ब्लड इन द यूरिन फ्रॉम किडनी डिसफंक्शन। पेशेंट को तो नहीं पता कि मेरे शोल्डर में पेन है, जब यूरिन में ब्लड आ रहा है तो वो किडनी का ही इम्पेयरमेंट हो सकता है। ब्लड इन द स्टूल फ्रॉम क्रोनिक नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज। तो ये पेशेंट को इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड बातों का नहीं पता होता। अदर likewise the client or the patient may not think the diarrhea present in associated with the back pain, ठीक है, कि उसको समझ नहीं आ रही होती, या वो ये चीज़ें आपने देखनी होती हैं। नेक्स्ट वी हैव रिव्यू ऑफ ए सिस्टम। हमने सिस्टेमिक रिव्यू भी करना है। ईच विजरल सिस्टम हैज़ ए टिपिकल सेट ऑफ ए कोर साइन एंड सिम्टम्स associated with the impairment of that system, ठीक है। systemic sign and symptoms that are listed for each condition should serve as a warning to alert the informed physical therapist। अगर कोई भी systemic जो है वो साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे अगर पुलमोनरी सिस्टम है तो उसके अंदर हम क्या देखेंगे, कफ देखेंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखेंगे, प्लूरल पेन, पेशेंट को पेन होगी प्लूरल साइड पे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, डिज्निया होगा, कफ होगी। ये हमारे पल्मोनरी पैथोलॉजीज़ के सिम्टम हैं। लिवर इम्पेयरमेंट होगी तो एब्डोमिनल एसाइड्स होंगे, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, राइट अपर क्वाड्रेंट टेंडरनेस होगी, जॉर्डनेस होगी, तो इसमें जो है वो आईज कलर येलो हो जाता है। स्किन एंड नेल बेड चेंजेस, क्लबिंग ऑफ नेल्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लीवर इम्पेयरमेंट में ये चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें सारी हमने याद रखनी है, ठीक है। एंडोक्राइन पैथोलॉजी में हम देखेंगे तो बॉडी और स्किन टेम्परेचर चेंजेस आ जाएंगी, ड्राई माउथ, डिजीनेस, वेट चेंजेस और एक्सेसिव स्वेटिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी है कि सिस्टेमिक जो है वो साइन एंड सिम्टम्स हैं तो हम पेशेंट को रेफ़र कर देंगे।
इन दिस लेक्चर हमने देखा कंप्लीट डायग्नोसिस के बारे में, देखा पर्पस ऑफ डायग्नोसिस, देखा क्लाइंट और पेशेंट एलिमेंट्स देखे, उनको मैनेज करने के, एग्जामिनेशन एवेल्युएशन से हमने आउटकम तक देखा, और हमने ये चीज़ें देखी कि हम कब कब पेशेंट को रेफ़र करेंगे। आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।